4 घंटे बस से सफर करने के बाद मयंक रामपुर गांव पहुंचता है। बस रुकती है और मयंक उतरता है। बस से उतरने के बाद मयंक चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कहीं कोई नजर नहीं आता। गांव की सड़कें सुनसान हैं, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। हद है यार, इन लोगों को मालूम था कि मैं 12 बजे पहुंच जाऊंगा, फिर भी कोई नहीं आया लेने। मयंक अपना मोबाइल निकालता है और फोन लगाता है। हेलो मोहन, तुम आए क्यों नहीं मुझे लेने, जबकि मैंने तुमको बताया था कि मैं 12 बजे पहुंच जाऊंगा। भारी बैग है मेरे पास, कैसे आऊंगा? और यहां कोई आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा। गांव के सब लोग कहां गए? जल्दी आओ। उधर से मोहन ऐसे बोलता है जैसे वो डरा हुआ है। क्या हुआ मोहन, तुम डरे हुए लग रहे हो? कोई बात है क्या? कोई बात है तो बताओ और जल्दी आओ। लेकिन मोहन आने से मना कर देता है और फोन काट देता है। अजीब आदमी है, कुछ बता भी नहीं रहा और गांव में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। यार कुछ बात तो जरूर है। चलो अब खुद ही चल के देखते हैं कि क्या मामला है। मयंक अपना बैग उठाता है और मोहन के घर की तरफ चल पड़ता है। कुछ दूर जाते ही उसे एक आदमी दिखाई देता है जो एक कंधा ऊपर करके और दूसरे पैर को जमीन पर घसीटकर चल रहा था। मयंक उस आदमी को देखते ही उसे आवाज देता है, लेकिन वो आदमी तेजी के साथ पैर घसीटते हुए दूसरी गली में भाग जाता है। रमेश उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन वो आदमी न जाने कहां गायब हो जाता है। क्या अजीब आदमी है यार, बात ही नहीं किया और भाग भी गया। चलो हो सकता है बहरा हो। तभी मयंक को एक औरत दिखाई देती है। औरत भी अपने कंधे ऊपर करके और पैर घसीटकर चल रही है। औरत को देख मयंक उसे भी आवाज देता है, लेकिन पहले वाले आदमी की तरह यह औरत भी पैर घसीटते हुए तेजी से भाग जाती है। ये देख मयंक को अजीब सा लगता है। वो सोचता है, दोनों बहरे तो नहीं हो सकते, ये मामला आखिर है क्या? और अब मयंक सीधे पहुंचता है मोहन के घर। मोहन के घर के आसपास भी सब सुनसान रहता है, कहीं कोई नजर नहीं आता। यार हुआ क्या है इस गांव को, कहां चले गए सब लोग? कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। जो दिख रहा है वो लंगड़ा कर चल रहा है। इतना सोचते हुए मयंक मोहन को आवाज लगाता है, अरे मोहन, मैं आ गया। अरे अब तो बाहर निकलो, कहां चले गए? तभी मोहन अंदर से निकलता है। मोहन को देख मयंक हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि मोहन भी ठीक वैसे ही कंधे उचकाकर और पैर घसीट कर चल रहा है जैसे गांव के लोग चल रहे थे। भाई मोहन, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सब है क्या। तुम लोग ऐसे क्यों चल रहे हो? क्या गांव में कोई बीमारी फैल गई है क्या? क्या कह रहे हो मयंक? कुछ मत बोलो यार, अब कभी इस बारे में कुछ मत बोलना, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो हम सबका हुआ है। अरे यार दिमाग न पगलाओ हमारा, बात क्या है जल्दी बताओ। यार ये कोई बीमारी नहीं, ये पुष्पा राजू भूत का श्राप है जो हम सबको मिला है। अब इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। क्या बोला तुमने? पुष्पा राजू भूत? कुछ भी, साउथ की फिल्म वाला भूत? अरे वाह क्या बात है, क्या पागलों वाली बात कर रहे हो यार। भूत वूत कुछ नहीं होता है, ये बीमारी है और कुछ नहीं। अरे यार मयंक, भगवान के लिए चुप हो जाओ, नहीं तो पुष्पा राजू आएगा और तुमको भी शापित कर देगा। आखिर कौन है ये बीमार पुष्पा राजू भूत, मैं भी तो देखूं। ए पुष्पा राजू भूत, दम है तो मेरे सामने आ जा, जरा देखो तो कि मुझे कैसे शापित करता है तू। इतना कहने की देर थी कि तभी जोर से बिजली कड़कती है। बिजली को कड़कता देख मोहन वहां से भाग जाता है और तभी पुष्पा राजू भूत उसके सामने प्रकट हो जाता है। मैं झुकेगा नहीं, जो भी मुझे हल्के मिलेगा उसको काट डालेगा। क्यों रे मयंक, तुम मेरे को बेवकूफ समझा क्या? तुम हो कौन और गांव के लोगों को शापित क्यों कर रहे हो? पहले मैं तुझे भी शापित कर लूं, फिर बताऊंगा। इतना कहकर पुष्पा भूत उड़कर आता है और मयंक को काट लेता है।
पुष्पा भूत जैसे ही मयंक को काटता है तो मयंक गिर जाता है और जब उठता है तो उसका एक कंधा ऊपर उठा हुआ, एक पैर टेढ़ा है और मयंक भी पैर रगड़कर चलने लगता है। देखा तूने मेरा कमाल, धीरे धीरे पूरी दुनिया को टेढ़ा कर दूंगा। आखिर तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जब मैं साउथ की फिल्म देख कर आया था और हीरो की नकल करने लगा था तो मेरा खूब मजाक बनाया गया था। देखते देखते गांव के और लड़के भी फिल्म देखकर मेरे जैसे नकल करने लगे थे और सभी अपना पैर घसीटकर चलने लगे थे। लेकिन लोगों को लगता था कि गांव के बच्चों को मैंने ही बिगाड़ा है। मैंने बोला इसमें मेरी क्या गलती है, लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। कई बार लोगों ने मुझे मारा पीटा भी कि मुझे पीटता देख बच्चे पैर घसीटकर चलना छोड़ देंगे, लेकिन बच्चे नहीं माने और पैर घसीटकर चलते रहे। अब मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया था। एक दिन मैंने तंग आकर आत्महत्या कर ली और जब मैं भूत बना, गांव वालों को सबक सिखाने की सोचा कि जिस वजह से मुझे मारा पीटा गया है वैसा ही सबको बना दूंगा। अब तो तुमने सबको परेशान कर दिया। सब लोग घर के अंदर बंद हैं, कुछ लोग डर की वजह से मर भी गए। अब तो तुम्हारा बदला पूरा हुआ। देखो, सबकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं, सबको माफ कर दो। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। मैं सबको ठीक कर दूंगा तो तुम मेरी मुक्ति के लिए पूजा करवाओगे और मुझे मुक्ति दिलवाओगे। मयंक पुष्पा राजू की बात मान जाता है। गांव के सब लोग पहले जैसे हो जाते हैं। तब मयंक और गांव वाले मिलकर पुष्पा राजू भूत के मुक्ति के लिए पूजा करते हैं और पुष्पा राजू भूत को मुक्ति मिल जाती है। कभी कभी मैं अपने आप से पूछता था कि भूत होते हैं या नहीं, तो मेरे अंदर से दो जवाब आते। एक कि होते हैं और दूसरा शायद नहीं होते। ये शायद मैं इसलिए कहता कि भूतों का होना मैं कुछ कुछ मानता था, क्योंकि अक्सर मैंने अपने गांव में लोगों को काली माता के पूजा स्थान पर गिरते पड़ते लौटते और उछल-कूद करते देखा था। यह बात तब की है जब मैं छोटा था, करीब 8 साल का। काली माता के स्थान पर प्रतिदिन भीड़ होती थी। कोई अपने बेटे को लाता, कोई अपनी बेटी को और कोई अपनी पत्नी को। ये लोग जब आते तो एकदम शांत रहते और हमें देखकर पता चल जाता कि इन्हीं को भूत पकड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही वहां के तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ते तो शांत लोगों में अचानक से शक्ति आ जाती। कोई जोर जोर से चिल्लाने लगता, कोई पूरी शक्ति के साथ अपने हाथों को पीटने लगता, तो कोई जोर जोर से हंसने लगता। और फिर तांत्रिक उन सभी से सवाल पूछते। सभी के शरीर पर अलग अलग तरह का भूत होता। कोई भूत रोते हुए जवाब देता, कोई हंसते हुए और कोई गुस्से में। फिर थोड़ी देर के बाद सब धीरे धीरे शांत हो जाते। सबके शांत हो जाने के बाद पूजा खत्म हो जाती और फिर सब अपने अपने घर जाने लगते। जब हम किसी से पूछते तो हमें यही बताया जाता कि इनका भूत उतर चुका है। हमें सुनने में बड़ा मजा आता कि अरे वाह, इनका भूत उतर गया। मैं कभी कभी अपने पापा से पूछता, पापा ये भूत कैसे होते हैं? मुझे भूत कब पकड़ेगा? जब पकड़ेगा तो मैं भी काली माता के स्थान पर जाकर अपना भूत उतरवा लूंगा। बड़ा मजा आएगा ना पापा? पापा मेरी बात सुनकर एक जोरदार थप्पड़ लगाकर डांटते हुए बोलते, बहुत शौक लगा है भूत पकड़वाने का। जिसको पकड़ता है वही जानता है। चले हैं भूत पकड़वाने। तुम्हारी माँ ने ही तुमको छूट दे रखी है। चलो जाओ जाओ पढ़ाई करो। पापा की डांट से डरकर मैं पढ़ने बैठ जाता। लेकिन पापा की बात से एक चीज समझ में आ गई थी कि भूत होते हैं और तकलीफ देने वाले होते हैं।
उसके बाद से मेरे दिमाग से अपने भूत पकड़वाने का ख्याल निकल जाता है। और आज 18 साल बाद मैं 26 साल का हो चुका था और पास के ही चीनी मिल में क्लर्क की नौकरी करने लगा था। एक दिन मैं मिल से अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर आ रहा था कि मुझे सिगरेट पीने का मन हुआ। मैंने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी और सिगरेट पीने लगा। खुले आसमान के नीचे सिगरेट पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। मैं सिगरेट के धुएं उड़ाता जा रहा था कि तभी सामने के पेड़ पर मुझे खट खट की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा जैसे कोई पेड़ की डाली काट रहा है, लेकिन इतने अंधेरे में कौन डाली काटता है? मुझे समझ आ गया कि जरूर ये कोई चोर है और पुलिस के डर से दिन की जगह रात में डाली काट रहा है। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और पेड़ के पास गया। जब मैंने पेड़ के ऊपर देखा तो एक आदमी जिसकी उम्र करीब 60 साल होगी, वो कुल्हाड़ी से पेड़ की डाली काटे जा रहा था। ये देख मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, ओ भाई, तुम पागल हो क्या जो रात के अंधेरे में पेड़ काट रहे हो? उल्टा कहीं तुम्हें ही ना चोट लग जाए। मेरे इतना बोलने के बाद भी वो आदमी कुछ नहीं बोला और पेड़ काटने में लगा रहा। मैंने फिर एक बार उससे पूछा, भाई कौन हो तुम? ये रात में पेड़ क्यों काट रहे हो? मैंने थोड़ा इंतजार किया कि कोई जवाब आएगा, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और पेड़ काटता रहा। फिर मैंने गुस्से में कहा, बहरे हो क्या? सुनाई नहीं देता तुमको मैं क्या पूछ रहा हूं? इस बार उस आदमी ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और फिर पेड़ काटने में लग गया। मुझे बहुत बुरा लगा। ओ भाई, कुछ बोलोगे कि नहीं? क्यों काट रहे हो रात को पेड़? वो आदमी अब मुझे ही देखे जा रहा था, लेकिन पेड़ काटना बंद नहीं करता है। ये देख मुझे और भी गुस्सा आ जाता है और मैं आग बबूला होकर बोलता हूं, अबे ओ बहरे, मेरी बात समझ में आती है कि नहीं? क्यों काटा रात को पेड़? देख मुझे गुस्सा मत दिला। लेकिन वो आदमी पेड़ काटे ही जा रहा था। उसके ऊपर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। अब मुझे अपनी बेइज्जती महसूस हुई और मैंने एक पत्थर उठाया और उसके ऊपर फेंका। वो पत्थर सीधे उसके सिर पर लगा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो आंखें बड़ी करके गुस्से से मुझे देखने लगा। चोट लगने के बावजूद वो अब भी पेड़ काटे जा रहा था। ये देख मेरा गुस्सा और बढ़ गया। अब मैंने उसे नीचे उतारने की सोची। ओ चोर, तू ऐसे नहीं मानेगा ना? अब मैं तुझे ऊपर आकर पेड़ से नीचे फेंकूंगा, फिर तेरी टांग तोड़ूंगा। रुक तू। मैं पूरे गुस्से में था। मैंने अपनी पीठ से बैग उतारा और मोटरसाइकिल पर टांग दी और फिर जैसे ही मुड़ा तो देखता हूं कि वो आदमी पेड़ पर नहीं है। मैं आश्चर्य में पड़ गया, इतनी जल्दी वो कहां जा सकता है। तभी पीछे से एक आवाज आई। मैंने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी ठीक मेरे सामने खड़ा था। उसे अपने पास देख मैं बोला, तुम तो अभी पेड़ पर थे, इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गए? तुम कह रहे थे ना कि अभी ऊपर आकर पेड़ से नीचे फेंकूंगा, फिर तेरी टांग तोड़ूंगा, इसलिए मैं नीचे आ गया। तोड़ो मेरी टांग। मैं एकदम से डर गया। मैं समझ गया कि ये कोई पागल आदमी है। अब मैंने उससे पीछा छुड़ाना ही सही समझा। अरे नहीं चाचा, मैं तो मजाक कर रहा था। जाइए जाइए जाइए, आप जाकर पेड़ काटिए। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। तोड़ो, मेरे पैर तोड़ो। अब मैं समझ चुका था कि इस आदमी से पीछा छुड़ाना ही अच्छा है। मैं अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा और जल्दी से मैंने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। लेकिन मैंने मोटरसाइकिल के शीशे में देखा कि वो आदमी कुल्हाड़ी लिए मेरे पीछे आ रहा है।
पर वो जैसे ही मेरे पास पहुंचा उसने मेरे ऊपर कुल्हाड़ी चला दी। मैंने मोटरसाइकिल छोड़ दी और हट गया। कुल्हाड़ी मोटरसाइकिल में जाकर लगी। उसके बाद मैंने उसे ढकेल दिया और वो सीधा कुल्हाड़ी पर जाकर गिरा। कुल्हाड़ी उसके गर्दन में घुस गई और तेज खून बहने लगा। मैंने देखा तो आदमी मर चुका था। मैं काफी डर गया। मैंने उसे उठाकर सड़क किनारे के गड्ढे में फेंक दिया और मोटरसाइकिल लेकर तेजी से भागने लगा। कुछ दूर जाने के बाद मेरी मोटरसाइकिल अचानक से भारी हो गई। जैसे लगा कि कोई मेरे पीछे बैठा है। मैंने शीशे में देखा तो वही आदमी कुल्हाड़ी लिए मेरे पीछे बैठा था और फिर उसने कुल्हाड़ी से मेरे कंधे पर वार किया। मेरे कंधे से तेज खून बहने लगा। अब मेरी मोटरसाइकिल लड़खड़ाने लगी, लेकिन वो आदमी वार पर वार किए जा रहा था कि तभी मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं गिर गया। थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो आदमी सड़क पर गिरे किसी आदमी को कुल्हाड़ी से काटे जा रहा है, जैसे वो कोई लकड़ी हो। मैंने ध्यान से देखा तो वो मैं ही था। उसको मारने के लिए मैंने अपनी मोटरसाइकिल की टूटी हैंडल उठाने की कोशिश की, लेकिन नहीं उठा पाया। फिर मैंने अपने आप को छूना चाहा, लेकिन नहीं छू पाया। अब मैं समझ गया कि मैं मर चुका हूं। वो आदमी बेरहमी से मेरी लाश को काटे जा रहा था कि तभी सामने से पुलिस की जीप आ जाती है और वो आदमी गायब हो जाता है। पुलिस वाले जीप से उतरते हैं। लाश को देखकर दरोगा बोलता है, ओहो, इसको तो किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये किसी इंसान का काम नहीं, ये बूढ़े सरयू बढ़ई की भटकती आत्मा का काम है। उसी ने काटा है इसे। तुम जानते हो कि ये सरयू की आत्मा का काम है? सर, ये सरयू बढ़ई बहुत ही सज्जन आदमी था। किसी गरीब के घर कई सामान तो ये बिना पैसे के ही खुद बनाकर दे देता था। खुद ही पेड़ काटता और सामान बनाकर लड़की वालों के घर पहुंचा देता। लोग तो इसे गरीबों का भगवान कहते थे सर। लेकिन एक दिन ये लकड़ी काट रहा था कि तभी कुछ बदमाशों ने इसको पकड़ लिया और इससे पैसे मांगने लगे। उनको लगा कि ये लकड़ी का सामान बनाकर खूब पैसे कमाता है। उसने मना किया और बताया कि भाई, मैं लोगों की सिर्फ मदद करता हूं, कोई पैसे वैसे नहीं कमाता। तो उन बदमाशों ने उसे मार दिया और पेड़ पर लटका दिया। आते जाते बहुत से लोगों ने देखा कि ये उसी पेड़ पर बैठकर रात को पेड़ काटता दिख जाता है जिस पर उसे लटकाया गया था। लेकिन वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। पर जब कोई उसके साथ बदमाशों वाली हरकत करता है तो वो उसे छोड़ता भी नहीं है। उसे कुल्हाड़ी से काट काट कर मार डालता है। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। पुलिस वाले मेरी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गए और मैं आज भी उसी सड़क पर आते जाते लोगों को देखकर अपनी की हुई गलती के लिए पछताता रहता हूं। एक तांत्रिक समाधि में लीन है। उसी समय जोर जोर से चिल्लाते हुए एक औरत उसके सामने आती है और कहती है, तांत्रिक बाबा, मुझे बचा लो। लेकिन तेरे पीछे तो कोई नहीं लगा हुआ है। तो फिर मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि लोग मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं? पिछले जन्म में तूने बहुत से लोगों को मार दिया था, जिसके कारण वो आत्माएं इस जन्म में भी तेरा पीछा कर रही हैं। बाबा, इनसे बचने का कोई तो उपाय होगा। इस दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो। उसी तरह इस समस्या का भी समाधान है। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी समस्या का समाधान बताइए। इसके लिए तुमको सबसे पहले डायन बनना होगा। डायन बनने के बाद जो भी आत्माएं तुम्हारा पीछा कर रही हैं, उन सब को तुम अपने बस में कर लोगी और जो जी में आएगा वो तुम उनसे करवा सकती हो। लेकिन डायन बनना इतना आसान नहीं है। डायन बनने के लिए कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। अमावस की हर काली रात को तुम्हें 2 बच्चों की बलि देनी होगी। जब तुम लगातार 21 बच्चों की बलि दे दोगी तो शैतान तुम पर खुश हो जाएगा और तुम डायन बन जाओगी।
तुम्हारे अंदर 100 शैतानों की ताकत आ जाएगी। मैं डायन बनने के लिए अब कोई भी काम करने को तैयार हूँ। ठीक है, अमावस की रात को बच्चों को लेकर तुम मेरे पास आना। ओम फट स्वाहा, ऐसा कहकर बाबा हवन में घी डालता है। अब तुम यहां से जाओ, अति शीघ्र चली जाओ। औरत वहां से चली जाती है। कुछ ही दूर जाती है, तब तक आत्माओं की आवाज उसे फिर सुनाई देने लगती है। वो परेशान होकर अपने घर में जाकर सो जाती है, लेकिन उसे वहां भी नींद नहीं आती। बार बार अज्ञात आत्माएं उसे परेशान करती हैं। वो मरना चाहती है तो वो आत्माएं उसे मरने भी नहीं देती। आखिर ये फुलमतिया को हो क्या गया है? हमेशा अनाप शनाप बकती रहती है, अजब गजब हरकतें करती रहती है। लगता है इस पर भूत प्रेतों का साया है। अब वो औरत सोचती है कि अगर मुझे इन आत्माओं से मुक्ति पानी है तो मुझे बाबा के बताए हुए काम करने ही होंगे। और ऐसा सोचकर औरत गांव में बच्चे खोजने के लिए निकल पड़ती है। वो खेलते हुए बच्चों को पकड़ पकड़ कर तांत्रिक के हवाले करने लगती है और गांव से बच्चों के गायब होने की सूचना दूर दूर तक फैल जाती है। फुलमतिया पागलों जैसी हरकत करती है, इसलिए उस पर कोई शक नहीं करता। फुलमतिया बच्चों की बलि देती जाती है। उसके पीछे लगी हुई आत्मा और भी कष्ट देना शुरू कर देती है। फुलमतिया को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके बदन पर कोई जोर जोर से मार रहा है। फुलमतिया चिल्लाने लगती है। फुलमतिया, तू क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है? रात को सबकी नींद खराब हो जाती है, कोई भी सो नहीं पाता। अगर तुमको चिल्लाना ही है तो गांव से बाहर जाकर ऐसी हरकतें करो ताकि किसी की भी नींद खराब ना हो। सुबह सबको काम पर जाना होता है। रात में अगर नहीं सोएंगे तो सुबह हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तुम तो परेशान हो ही, गांव वालों को भी परेशान करती हो। अगर तुमने कल से गांव में चिल्लाना बंद नहीं किया तो हम लोग तुम्हें हमेशा के लिए गांव से बाहर निकाल देंगे। मुझे तुम लोग गांव से क्या निकालोगे? मैं खुद ही चली जाती हूँ। लेकिन आज तो मेरे जाने के बाद, आज तो बच्चे गायब हो रहे हैं, लेकिन कल तुम भी गायब हो जाओगे। शैतान किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जैसे मुझे पागल बना दिया वैसे ही तुम लोगों को भी पागल बना देगा। अरे कौन सा शैतान? कैसा शैतान? तो इस शैतान के बारे में क्या जानती है? अगर गांव में शैतान नहीं आता है तो फिर बताओ बच्चों को कौन ले जाता है? मैं कमजोर हूँ, इसलिए तुम लोगों को सिर्फ मैं ही दिखाई देती हूँ। तो फिर ठीक है, मैं कल से फिर गांव में नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर फुलमतिया गांव से चली जाती है। गांव वाले अमन चैन से सोने लगते हैं। डायन की सिद्धि के लिए तांत्रिक बाबा के बताए गए पहाड़ों के बीच सुनसान जगह पर जाती है और आत्माओं का आह्वान करने लगती है। तांत्रिक बाबा के बताए हुए मंत्र का जाप करने लगती है। उसकी साधना रंग लाती है और धीरे धीरे एक एक करके उसके सामने शैतान प्रकट होने लगते हैं। तांत्रिक बाबा के मंत्र से वो सभी शैतानों को अपने बस में कर लेती है, क्योंकि वो अब तक 20 बच्चों की बलि चढ़ा चुकी थी। सबसे बड़े शैतान को खुश करने के लिए उसे अब 21वें बच्चे की तलाश थी। 21वें बच्चे की बलि देते ही वो सिद्ध डायन बन जाती। अब फुलमतिया ने गांव में जाना छोड़ दिया था, इसलिए उसका बच्चे हासिल करना मुश्किल हो गया था। एक दिन दैवी शक्तियों से भरा हुआ एक बच्चा उसके सिद्धि स्थल की तरफ अपने आप चला आता है। उसके पूजा के सामान के साथ खेलने लगता है। पूजा के सामान को जैसे ही वो इधर उधर बिखेरता है, फुलमतिया चली आती है और कहती है, तुम तो बहुत ही प्यारे बच्चे हो, लेकिन नटखट भी हो। तुमने मेरे पूजा के सामान को खेल खेल में ही नष्ट कर दिया। आंटी आंटी, मैं तो बच्चा हूँ, मुझे तो कुछ ना कुछ खेलने के लिए चाहिए ही। तुमने तो खिलौने रखे ही नहीं है, तो मैं क्या करता? आंटी मुझे भूख भी लगी है, कुछ खाने को हो तो दो। इतनी सुनसान जगह में परिंदा भी पर नहीं मारता। तुम कैसे आ गए? लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। आंटी नहीं, मैं तो भटकता भटकता खेल खेल में यहाँ चला आया। मेरे मम्मी पापा मुझे खोज रहे होंगे, लेकिन मुझे भूख भी तो लगी है। मुझे कुछ खाने के लिए दो, फिर मैं वापस घर चले जाऊंगा। बेटा, जब तूने मुझे आंटी कह दिया तो 2-4 दिन मेरे साथ रह ले, फिर अपने घर चले जाना। फुलमतिया को बैठे बिठाए 21वां बच्चा मिल गया। फुलमतिया मन में सोच रही थी कि अब इसकी बलि देकर मैं सिद्धि प्राप्त कर लूंगी।
अमावस की काली रात आ ही जाती है और उस काली रात को फुलमतिया के पास तांत्रिक और शैतान दोनों पहुंच जाते हैं। अमावस की रात में बच्चे को खूब खिलाया पिलाया जाता है। बच्चा जो भी चीज़ खाने को कहता है सब उसे लाकर दिया जाता है। उसके बाद बच्चे को माला पहनाकर काला टीका लगाकर हाथ में फरसा लिए शैतान खड़ा हो जाता है। तीनों के भयानक चेहरे को देखकर मौत भी कांप उठे, लेकिन छोटा बच्चा बिल्कुल भी नहीं डरता। बच्चे की आकृति बदलने लगती है और बच्चा देखते ही देखते 5 मुंह वाला हो जाता है और शैतान के हाथ से फरसा छीन लेता है और उसी से तीनों को मौत के घाट उतार देता है। और इस प्रकार उस अमावस की काली रात में डायन की सिद्धि हमेशा के लिए अधूरी रह जाती है और बुरी आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं।